हाँ, तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर अपन करेंगे 5 और ये बड़ा चैप्टर है और बहुत सिलेक्टेड रिस्क लेके मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बड़े अच्छे से, मेरे साथ के साथ सुनना है तो आपको याद हो जाएगा, लिख भी लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अपने लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन तथा कृषि, ठीक है। और यहाँ से बड़े ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन अपन लिया है कि भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याओं का निदान कैसे करेंगे आप, सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो उसमें देखो सीधी आप एग्जाम ऐसे लिख सकते हो कि भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याओं का जो निदान है वो निम्नलिखित है, ऐसा करके कुछ एक लाइन लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी सीधे अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि कृषि फसलों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक खाद का अधिक प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक मतलब जो जानवरों से जो खाद निकलती है, गोबर, उसका ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि भयंकर तरीके से आजकल रासायनिक केमिकल्स ये डालते हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा ज़मीन ऊपर से टाइट हो जाती है, उस फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उस खेत का खाया हुआ अनाज अपन जो खाते हैं, राजी बड़े हो जाते हैं, वो गेहूँ बड़े फुले फुले, लेकिन उनके अंदर केमिकल्स हैं, उनमें बीमारियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े कैंसर तक के डिजीज हैं जो हो जाते होते हैं उससे। तो ये सब अगर देसी खाद का यूज़ करेंगे तो ये क्यों होंगे, ठीक है। इन एग्रीकल्चर क्रॉप इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स नेचुरल फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज मोर, वो यूज़ करना चाहिए। भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए उसमें दलहनी फसलों की कृषि के साथ साथ भूमि को परते भी छोड़ना चाहिए। दलहनी फसलें अगर आप करेंगे, मतलब अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस क्रॉप करेंगे, हमेशा दलहनी फसलें क्या होती है कि इसमें जो दल वाली फसल होती है, दाल वाली, आपको बता दूं आपने नहीं देखे हुए खेतों में, दाल वाली फसल की जड़ें ज़मीन में रहती है और वो सिर्फ ऊपर से कटती है, तो जो उसकी जड़ें ज़मीन में रहेगी ना, तो वो ज़मीन को फर्टिलिटी बना के रखती है, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, इसलिए दाल वाली फसलें करनी चाहिए। कभी कभी ज़मीन को 1 साल के लिए छोड़ना भी चाहिए, 2 साल के लिए ज़मीन को परती छोड़ देनी चाहिए, परती का मतलब किसी भी तरह की फसल नहीं करनी चाहिए। तीसरा, मृदा उत्पादकता में ह्रास है, मृदा अपरदन है, लवणता है, जलांकता की समस्या से निपटने के लिए कृषि भूमि में समुचित रखरखाव व प्रबंधन संबंधी वैज्ञानिक विधियों का समुचित उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे ज़मीन को पोला करना है, कुछ खाद DAP जैसी खाद भी आती है वो उसके अंदर डाल सकते हो, कुछ अपन घर पे बना सकते हैं खाद को, है ना, वो भी डाल सकते हो, जैविक खाद जो होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अपन उसकी फर्टिलिटी बना के रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ रेशेदार फसलें। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कोई एक रेशेदार फसल के बारे में लिखो या फिर रेशेदार फसलों की वर्णन कीजिए, जिसमें बेसिकली कपास और जूट अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है कपास। पहले अपन बात करें कॉटन की। तो कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। तो याद हो जाएगा खरीफ ऋतु में कौन सी, एग्जाम्पल भी तैयार हो जाएगा आपके लिए। दूसरा, भारत छोटे रेशे वाली यानी भारतीय व लंबे रेशे वाली यानी अमेरिकन, दोनों प्रकार की कपास हमारे यहाँ उत्पन्न होती है, ये भी ध्यान रखना। जो भारतीय कपास है ना वो छोटे रेशे वाली है और लंबे रेशे वाली है वो अमेरिका की है। तो ये दोनों रेशे, लेकिन इंडिया के अंदर दोनों ही पैदा होती है, ठीक है। शॉर्ट स्टेपल जो इंडियन है और जो आपके लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन है वो भी है, जिसको अपन नरमा कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर उसको नरमा बोला जाता है। अमेरिकन कपास को, इसी को अमेरिकन कपास है ना, ये अमेरिकन कपास को उत्तर पश्चिमी भाग, भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसमें नरमा कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट में इसको क्या कहता है, नरमा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि भारत कौन सी कपास को नरमा कहते हैं, तो अमेरिकन कपास को। भारत का कपास उत्पादन में विश्व में चाइना के बाद हम सेकंड, पहले नंबर पर तो चाइना है, दूसरे नंबर पर हमें, और देश के समस्त बोए गए क्षेत्र लगभग 4.7% कपास भारत में बोया जाता है, ठीक है। देश के समस्त, सॉरी ऐसा नहीं है, ये 4.7% बताऊँ क्या है, ये है कि हमारे देश में जितनी भी खेतीबाड़ी की जाती है उसका 4.7% ये इंडिया का ही है, देश का ही है, इंडिया का ही, ठीक है, ओके, वर्ल्ड का नहीं। फिर है भारत में कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र भी हैं। कौन कौन से, एक तो है उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा और ये तो हो गया अपना नॉर्थ वेस्ट इंडिया। फिर पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र है। दक्षिण में साउथ में हो जाएंगे आपको तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये हो जाएंगे, ठीक है। और फिर 2-3 लाइन लिख सकते हो कि कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा है। ये नाम भी लिखो चल जाएगा, वैसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 पॉइंट में सब कुछ बातें हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं जूट की। तो जूट पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है और जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र हैं, थैला हैं, बोरे जो बनाते हैं धान भरने वाले, और अन्य सजावटी सामान के लिए भी जूट का इस्तेमाल किया जाता है। देखे होंगे आपने, बैग भी आते हैं ना जूट के, शानदार होते हैं, ऊपर लकड़ी का हैंडल होता है, बड़ा प्यारा बैग होता है वो, ठीक है। वर्तमान में भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादित करता है
और देश के कुल उत्पादन का 3/4 थर्ड फोर्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ भाग जो है वो पश्चिमी बंगाल उत्पादित, अकेला वेस्ट बंगाल के अंदर हो जाता है। देश में जितना भी जूट होता है ना उसका थर्ड फोर्थ यानी कि लगभग 75% वो पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में हो जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सॉरी, 3/4 तो बंगाल ही करता है भाई, उसके बाद में फिर बिहार का, आसाम का नंबर आता है। फिर सुन लो कि देश में जितना जूट उत्पादन होता है, जूट प्रोडक्शन होता है, उसका 3/4 मतलब लगभग 75% अकेले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो जाता है। उसके बाद में जो 25% बच जाता है उसके अंदर बिहार, आसाम ही आ जाते हैं। और ये देश के कुल शस्य क्षेत्र का 5% भाग पर बोया जाता है। शस्य का मतलब है कि जितनी खेतीबाड़ी हमारे भारत में की जाती है उसका 5% इसका भी है। दिस क्रॉप अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 0.5% है ना, 5 है भी नहीं, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तभी मैं सोचा क्या 0.5 कर लेना, 0.5 ये मिस्टेक रह गई है, 0.5 ठीक है, इंग्लिश में सही है, 0.5% टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये भी, कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का विवरण कीजिए। देखो अभी तक क्वेश्चन कितने पढ़े अपन ने, पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि अपन ने पढ़ा ये भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं, जिसकी अपन ने ये छोटा ही क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन कोई 2-3 बन के आ सकता है, 3 पॉइंट तो ये पढ़े। सेकंड क्वेश्चन ये था रेशेदार फसलें, उसमें कपास और जूट, यहाँ जाके खत्म हुआ दोनों क्वेश्चन। अब है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारे भारतीय कृषि की 3-4 कुछ 4-5 है वैसे तो प्रॉब्लम्स है। पहला कि अनियमित मानसून पर निर्भरता है हमारे यहाँ, डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून, कभी तो मानसून आ जाता है टाइम पर, कभी लेट आता है, जब तक कभी ज़्यादा आ जाता है, ऐसा सिस्टम रहता है। लेकिन अब करें तो क्या करें, तो ध्यान रखो कि भारतीय कृषि वर्तमान में भी मानसून पर निर्भर है, मतलब अभी भी लोग किसान हैं वो मानसून की बारिश होगी तभी खेती कर पाते हैं, पानी इतना है नहीं। और देश में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है बस, बाकी 75% तो मानसून पर डिपेंड है, 1/3 ही मतलब 25% ही खेती जो है ना वो सिंचित है। तो 1/3 ये वैसे ज़्यादा थोड़ी 25 है, लगभग 33% एक मान के चलते हैं। और शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर ही निर्भर है, मतलब लगभग 30-33 को छोड़ दें, बाकी लगभग जो भी आपके 67% जो है ना वो लगभग 70% मान लो, वो सिर्फ बारिश पर डिपेंड है, सिंचित नहीं है। ये हो गया। दूसरा निम्न उत्पादकता है, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा पैदावार भी अच्छी नहीं होती है उतनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपन अगर बात करें ना तो भारत में फसलों की उत्पादकता बहुत कम है। वर्ल्ड में लोग 3 बीघा ज़मीन में बहुत ज़्यादा गेहूँ कर लेते हैं, लेकिन हमारे उतनी टेक्नोलॉजी भी आई नहीं है। भारत में अधिकतर फसलों जैसे कि चावल, गेहूँ, कपास, तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से काफ़ी कम है, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी। तीसरी समस्या क्या है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता, बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडिपेंडेंट्स, तो ये देखो ये जो डिविडेंड्स है इसमें क्या है कि यहाँ के किसान काफ़ी गरीब हैं, इनको सरकार जो है बेसिकली कभी तो पैसा अवेलेबल करवाती नहीं है, कभी इनको ना तो लोन देती हैं। लेकिन बाकी जो अमेरिका है, रशिया है, जापान है, वहाँ के किसानों को काफ़ी वो संपन्न है, उनके पास में गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, काफ़ी पैसा देती है। हमारे यहाँ पर करप्शन ज़्यादा है, भ्रष्टाचार है, ये सब सिस्टम देखने को हम देखते हैं, सुनते हैं। किसानों की सुनने वाली सरकार अभी तक कोई आई नहीं है ढंग से, ठीक है, थोड़ी बहुत राजी जरूर करते हैं किसानों को, लेकिन प्रॉपर तरीके से किसानों के लिए काम अभी कोई भी सरकार नहीं कर रही है इंडिया के अंदर, ये भी समस्या है। तो देखो कि आधुनिक कृषि में लागत बहुत अधिक ज़्यादा आती है, सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम है या न के बराबर होती है, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ हैं। वो चाहते ही नहीं, पैदावार होती नहीं, लोग खेती बाड़ी छोड़ के और कोई काम करते हैं, ये है। दूसरा, भूमि सुधारों की भी कमी, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, हमारे ज़मीनों को भी नहीं सुधारा गया है। कैसे कि भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता तो दी गई, परंतु ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, ये भी एक मेन कारण है। जमीनें कहीं पर सही से बंटवारा नहीं हो रखा है, कहीं पर किसी के 3 बीघा यहाँ पर है, 5 बीघा वहाँ पर है, बेचारा किसान कहाँ करके, बीच में 5 किलोमीटर का गैप है, कहीं 3 किलोमीटर गैप है, इकट्ठी ज़मीन उनकी नहीं हो पा रही है। अगर सरकार चाहे तो जो वहाँ लोग रहते हैं उनको कह देंगे भाई आप मिलके ये वाली ज़मीन आप ले लो, आप वाली यहाँ वाली इनको दे दो, लेकिन नहीं करी गवर्नमेंट ऐसा काम। और जनता खुद तो आपस में कर ही नहीं सकते कोई, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर से लट पड़ेगा तभी काम करती है। लेकिन ये सिस्टम है अभी तक, भूमि सुधारों में हमारे यहाँ पर कमी है, ठीक है। 5वां, छोटे खेत तथा विखंडित जोत है, स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है। तो देखो कि देश में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है और 60% से अधिक किसानों के पास में तो 1 हेक्टेयर से जितने भी खेती नहीं है, सोचो।
और लगभग 40% किसानों की जोतों का आधार लगभग 5 हेक्टेयर है। तो मतलब 60% के पास मतलब 1 हेक्टेयर ज़मीन में नहीं है, और बचे 40% तो वो भी ऐसे हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है। तो कैसे पैदावार होगी? स्मॉल साइज फार्म है, स्मॉल फार्म साइज है। वाणिज्यकरण का अभाव है, यानी कि लैंड लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। कैसे कि देश में अधिकांश किसान अपनी ज़रूरत या स्वयं के उपभोग हेतु बस इतना ही करते हैं, हो ही नहीं पाता, खेती कम है तो क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ज़्यादा पैदावार तो है नहीं, अच्छा पैसा भी नहीं मिल पाता है, ठीक है अपने घर जितना कर लो और यार बहुत है। देखा होगा, आपने सुना भी होगा, जो अपने खाने जितना कर लेते हैं तो वो फिर क्यों वहाँ पर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता होगी नहीं। ये खूब सारे कारण हैं हमारे भारतीय कृषि के, ये सारी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। अगर अच्छा पैसा मिलता है किसान को तो किसान क्यों नहीं खेती करेगा, लेकिन अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है। आज भी देख लो, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों की धान की फसल की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए। आज लाइट कितने पर यूनिट हो गया, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गए, लेकिन किसानों की जो फसल है वही 2-2.5 हज़ार में गेहूँ बिक रहे हैं। इनको कम से कम 5,000 पर क्विंटल होने चाहिए, इनकी पैदावार की रेटें बढ़नी चाहिए, हर चीज़ की जो वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है तो किसानों की इनकी प्राइस बढ़नी चाहिए। किसानों को तो यही रोजी रोटी है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर्दी गर्मी के अंदर, वो सब बातें हैं। व्यापक अल्प रोजगारी है, वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वास्ट का मतलब ज़्यादा, वो व्यापक। तो भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने, असिंचित का मतलब होता है मतलब यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहाँ पर बेसिकली सिंचाई नहीं है, इरिगेशन कम है, तो उसमें बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। लोग करें तो क्या करें, कैसे कि बारिश जब होगी तब तो उन्हें काम मिल जाता है 3-4 महीने, तो बाकी वो फ्री बैठे रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी है जो सामान्यतः 4 से 8 महीने तक रहती है, क्योंकि चौमासा होता है हमारे यहाँ पर, कहा जाता है चौमासा है। चौमासा मतलब 4 महीनों का जो बारिश के दिन होते हैं, उसके बाद में 8 महीने तो लोग फ्री बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं है, करें तो क्या करें। तो ये भी है। और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण भी होता जा रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड। तो देखो, भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि के विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। ये समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों जहाँ पर अत्यधिक सिंचाई कारण में अत्यधिक अधिक है, कीटनाशक रासायनिक अत्यधिक प्रयोग के कारण मिट्टी मान, बिल्कुल सही बात है, लोग खेती बाड़ी करते हैं लेकिन उसमें भयंकर तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर ये सब डालते हैं, इस वजह से उसमें जो एक लेयर बन जाती है खेती की, जो ज़मीन की जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये सब उस वजह से क्या होगी कि ज़मीन को फिर पड़तल छोड़ना पड़ता है, तब जाके वापस उसमें फर्टिलिटी आती है, उपजाऊपन आता है। तो ये भी सब कुछ समस्याएं हैं भारतीय कृषि की। बहुत तगड़ी तरीके से अपने 8 पॉइंट पढ़ें, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। फिर है आज का अपना क्वेश्चन, लास्ट है वैसे ये, कि भारत में उत्पादित किन्हीं 2 मोटे अनाजों के, वेरी इंपॉर्टेंट, मोटे अनाजों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 2 कोर्स सीरियल्स प्रोड्यूस इन इंडिया। तो पहला तो है भारत में ज्वार की कृषि तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, मतलब अपन ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, ये 4 मोटे अनाज होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। यानी कि ज्वार, मेज़, बाजरा और रागी, ये बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन अपन कोई 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि भारत में ज्वार की कृषि, पहले अपन बात करते हैं ज्वार की कृषि कहाँ होती है और कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी कि ज्वार कल्टीवेशन एंड मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया कौन कौन से, देखो कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 16.5% भाग पर ज्वार बोया जाता है, और दक्षिण व मध्य भारत में अर्धशुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। और कहाँ पर, तो महाराष्ट्र अकेला देश की आधे से ज़्यादा ज्वार का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइव टेस्ट में हालांकि क्वेश्चन पर ले चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दक्षिण राज्यों में ये खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में ये सिर्फ और सिर्फ खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। मतलब रागी से चारा जो होता है वो पशुओं के काम आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। 16.50% याद रखना। बेसिकली महाराष्ट्र अलोन जो है वो मोर देन 50 या हाफ ऑफ, आधे से ज़्यादा कर लेता है, ये सब ध्यान रखना। बाकी तो ये फूड क्रॉप है, वो भी अपन देख लेंगे। दूसरा, बाजरा। बाजरे की अपन अगर बात करें तो भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। ये फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। बिल्कुल धूप कैसी पड़, गर्मी पड़ो, कितना भी सूखा हो, कम पानी में हो जाती है। एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। ये फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 5.2% है। मतलब भारत में जितनी खेती कृषि की जाती है उसका 5.2% जो बाजरा बोया जाता है। प्रमुख राज्य अपन देखें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, यहाँ पर बाजरा स्पेशली काफ़ी बोया जाता है। तो बाजरा कल्टीवेशन का ध्यान रखना है। और मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया कौन कौन से हैं वो भी अपन को ध्यान रखना है। बाजरे के परसेंटेज जरूर याद रखना, 5.2%। और तीसरा, मक्का भी, तो 3 ले लिए अपन ने, मक्का भी ले लिया, मोटे अनाज मक्का भी आता है। तो भारत में मक्का की कृषि तथा प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, तो मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल दोनों है, जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायु की परिस्थितियों में उगाई जाती है।
ये फसल कुल बोएगी 3 ये परसेंटेज कभी मत भूल जाना, सिर्फ 3.6% है कुल जो भारत में खेती की जाती है, उसका 3.6% मक्का है होता है भारत में। और ये पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में इसको खेती इसकी होती है। फिर भी अगर अपन राज्य नाम लिखे, स्टेट नाम लिखे, तो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, बिहार, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर बेसिकली ये होता है। मेज कल्टीवेशन एंड मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। तो मेज इज फॉर फूड एज वेल एज फूड क्रॉप ग्रोन अंडर सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशन। ये ध्यान रखना, सेमी एरिड अर्ध शुष्क होते हैं, कहाँ शुष्क होते हैं, इस जगह का मत भूल जाना, ठीक है। और इन्फ्रारेड सॉइल्स, और दिस क्रॉप ऑक्यूपाइज ओनली अबाउट 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। और मेज कल्टीवेशन इज नॉट कंसंट्रेटेड इन एनी स्पेसिफिक रीजन, इट इज सोन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट पंजाब एंड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सब जगह होती है। और द लीडिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ मेज आर स्टेट ऑफ कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यील्ड लेवल ऑफ मेज हायर देन अदर कोर सीरियल्स, यानी कि अगर अपन अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा की बात करें तो इसकी पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब वैरायटी में पैदा हो जाता है, कम ज़मीन में ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो ये था भाई बहुत ही शानदार कैप्सूल, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय कृषि समस्याएं, शुरुआती जो 2-3 क्वेश्चन है वो तो 100% मोस्ट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से देख लेना। कैप्सूल के अंदर कोई 19-20 मत करना, पूरा आपको याद करना है। प्लस लाइव टेस्ट पर पूरा विशेष ध्यान देना, लाइव टेस्ट है तो पूरा पेपर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और वही पर चैप्टर लाइव टेस्ट देना है, मेगा टेस्ट देना है, महा मेगा टेस्ट देना है, ये मेरी बात मान लेना। कुछ ही दिन की बात है यार, मेहनत कर लो। वैसे भी आगे फ्यूचर में जाकर तो एनसीईआरटी वापस पढ़नी पड़ेगी, इसलिए खूब मेहनत करो। ये था अपना इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोक अर्थव्यवस्था बुक का चैप्टर नंबर 5 का कैप्सूल, ठीक है। ओके।